और किन किन साइंटिस्ट की वजह से आज हम लोग सेल को पढ़ते हैं। उसमें हम लोग ने रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद सेल थ्योरी पढ़ा था। सेल थ्योरी जाना था कि सेल थ्योरी आखिर है क्या, कोशिका सिद्धांत क्या है आखिर। उसके बाद हम लोग ने जाना था कि यूनिसेलुलर एक कोशिका जीव और मल्टी सेलुलर बहुकोशिका जीव क्या होता है। उसके बाद हम लोग शेप ऑफ सेल और साइज ऑफ सेल, सेल की आकार और सेल की माप क्या होती है कोशिका का, वो भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे और जाने भी थे, समझ भी गए थे कि क्या होता है। और आज का हम लोग का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी जो कोशिका है उसका क्या संरचना है। कोशिका को जब हम लोग मैग्नीफाई करके देखते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या पाते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि सेल हम लोग अपने नेक डाई से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। और माइक्रोस्कोप भी कौन सा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसके जरिए हम देख सकते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या आता है। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते हैं तो सेल के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें पाते हैं जो सेल को रन करने में मदद करता है। ऑल सेल इज फिल्ड विथ लिविंग मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, यानी सेल में जो भी लिविंग मटेरियल पाए जाते हैं किसी भी सेल में वो प्रोटोप्लाज्म होती है। प्रोटोप्लाज्म को हम लोग जीव द्रव कहते हैं, यानी वही एक ऐसा पार्ट है सेल में जो लिविंग पाया जाता है, उसको हम इट इंक्लूड्स द सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेले, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। सेल के स्ट्रक्चर में बहुत सारे ऑर्गन्स रहते हैं, यानी कोशिका अंग रहती हैं, जिसका हम डिस्कस करेंगे इसमें। और उसके बाद न्यूक्लियस जो नाभिका होती है, जो पूरे सेल को गवर्न करती है, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करती है। और न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए होता है जो पूरे सेल का बॉस मॉलिक्यूल हो। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो द सेल कंटेन जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है कि सेल में जो भी जेली की तरह पदार्थ होते हैं, पाए जाते हैं, वो साइटोप्लाज्म है, यानी कोशिका का द्रव्य, जो सेल है उसका द्रव्य। The cytoplasm is the main arena of cellular activity in both plant and animal, यानी जो साइटोप्लाज्म है वो मेन एरिया है जितने भी सेलुलर एक्टिविटी होने की। सेलुलर एक्टिविटी में आपका केमिकल रिएक्शन हो सकता है, आपका आयन एक्सचेंज हो सकता है, आपका जो एंजाइम होता है हमारी बॉडी में वो डिसॉल्व हो सकता है, बोथ प्लांट एंड एनिमल, दोनों प्लांट की कोशिका और एनिमल की कोशिका दोनों में ही साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। Several extremely small structure called cell organelle are present in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म एक द्रव के जैसा होता है जिसके अंदर छोटे छोटे आपको उसके अंदर कोशिका का अंग मिलेगा और वो The content of all cell and many of the cell organelle are bound by outer thin कवरिंग कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि अभी हम बताएं कि जितने भी हमारे सेल होते हैं उसको एक कवरिंग होता है, कोशिका का झिल्ली होता है जो उसको कवर करके रखता है, उसके अंदर से कोई भी मटेरियल बाहर ना आ जाए और बाहर का मटेरियल अंदर ना चल जाए, तो उसमें एक मेम्ब्रेन झिल्ली लगी रहती है जिसकी मदद से अगर कुछ जाना भी हो तो उसके लिए एक खास ओपनिंग होता है कि अगर आयन को एक्सचेंज करना हो या फिर कोई एंजाइम को बाहर रिलीज करना हो या फिर कोई वेस्ट मटेरियल निकालना हो सेल से, तो उसके लिए सेल मेम्ब्रेन भी हम लोग कहते हैं, यानी कोशिका की झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसी का नाम है और सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस यानी नाभिका। द न्यूक्लियस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, यानी जो न्यूक्लियस होता है सेल में वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सेल, और न्यूक्लियस ही पूरे सेल की एक्टिविटी को नियंत्रण रखता है, कंट्रोल करके रखता है। द न्यूक्लियस कंटेन अ नंबर ऑफ थ्रेड लाइक बॉडीज कॉल्ड क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के पास बहुत से धागे की तरह बॉडीज होते हैं, मतलब उसके अंदर बहुत सारे धागे की तरह कुछ होते हैं और उसको कहते हैं क्रोमोसोम। और उसी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है जो बॉस मॉलिक्यूल होता है सेल का, और वही जेनेटिक मटेरियल। सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिका का अंग। जो सेल होता है, कोशिका होता है, जो इतनी छोटी होती है, जो हमें अपने नेक डाई से नहीं दिखती है, उसके अंदर भी ऑर्गन्स होते हैं, यानी सेल का भी अपना ऑर्गन्स होता है जिससे पूरी सेल चलती है, रन करती है। The cell is like a tiny factory that can manufacture whatever it requires from smaller molecule। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि सेल एक छोटी फैक्ट्री की तरह होता है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बनती है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से। जो भी सेल को चाहिए होता है वो मैन्युफैक्चर कर लेता है। जैसे अगर सेल को एनर्जी चाहिए होता है तो सेल के अंदर एक ऑर्गन होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर सेल को अगर वाटर स्टोर करना है तो उसके अंदर एक वॉक्यूल्स नाम का उसके अंदर ऑर्गन होता है जिसके अंदर वो
वाटर स्टोर करता है और बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो बहुत सारे हेल्प करते हैं सेल को काम करने में। इनसाइड द सेल देयर आर सेवरल स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेले दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये बात हम इन कॉमन्स, यानी जो प्लांट एंड सेल के पास सेल ऑर्गेनेले होते हैं वो बहुत सारे कॉमन्स होते हैं, यानी दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अभी हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं। कुछ ऑर्गन्स में ही डिफरेंस है, बाकी सारे ऑर्गन्स लगभग सेम होते हैं, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल सेल में। और एनिमल सेल में जो आता है वो हमारे बॉडी में भी पाया जाता है, यानी एनिमल में आप ह्यूमन को भी कैटेगराइज कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। यानी ये कोशिका झिल्ली जो होती है वो दोनों प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, दोनों में सेल मेम्ब्रेन होंगे ही। इट इज फ्लेक्सिबल एंड पोरस मेम्ब्रेन दैट अलाउ द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सेलुलर मटेरियल्स। ये फ्लेक्सिबल होते हैं यानी लचीले होते हैं, और इसमें पोरस मेम्ब्रेन यानी इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, महीन महीन, दैट अलाउ द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द सेलुलर मटेरियल, यानी इसके अंदर जो भी मटेरियल होता है वो इसको अंदर और बाहर जाने में हेल्प करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सेल के अंदर, ये भी एक ऑर्गन है सेल के अंदर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड कंपोनेंट इन द सेल। सेल के अंदर जो भी प्रोटीन बनती है, जो भी लिपिड बनता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। देयर आर टू टाइप ऑफ ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड बनाने के लिए हेल्प करता है सेल में, और इसके दो प्रकार होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होता है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो RER होता है वो है ना प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, और जो SER है वो आपको लिपिड बनाने में हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सेल में। उसके बाद आता है आपका गोल्जी बॉडी, या फिर इसको आप कह सकते हैं गोल्जी अपैरेटस। ये जो ऑर्गन होता है ये कोई भी मॉलिक्यूल को अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट कर सकता है। कैसे? ये छोटे छोटे वेसाइकल्स बनाता है, यानी गुब्बारे की तरह एक पाउच बनाता है, उसके अंदर ये कुछ मटेरियल को रखता है और उस वेसाइकल के थ्रू वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थ्रू बाहर निकाल देता है गोल्जी बॉडी। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग द मटेरियल। ये कोई भी जो मटेरियल होता है उसको पैक कर देता है, और पैक करके ये सेल के बाहर इसको छोड़ देता है, जो सेल के बाहर जाना होता है। तो ये पैकेजिंग का काम करता है गोल्जी बॉडी। और सबसे मेन है यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया। व्हेन प्लांट एंड एनिमल रिक्वायर एनर्जी, द ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये क्या करता है कि ये दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में हो पाया जाता है, और ये क्या करता है जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर होते हैं उसको तोड़ के ये अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और अपने लिए नहीं, पूरे सेल में जो भी काम होता है एनर्जी वाला वो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है सेल को, और सेल पूरा वर्क करती है। यानी जो पूरे सेल में जो एनर्जी देने का काम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करती है। उसे इट प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये एनर्जी बनाता है किसके फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। और ATP एक मॉलिक्यूल है जिसको आप लोग एनर्जी करेंसी कहते हैं, यानी हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये पूरा सेल का पावर देता है, एनर्जी देता है, अपने अंदर ATP प्रोड्यूस करता है और उसको सेल में पूरा ट्रांसफर करता है। जहाँ जहाँ ATP की जरूरत होती है वो वहाँ अपना ATP ट्रांसफर कर देता है। राइबोसोम ये भी सेल के अंदर पाया जाता है और इसका भी फंक्शन अलग है। They are tiny spherical body found attached to the surface of endoplasmic reticulum and also present freely in the cytoplasm. They help in protein synthesis. यानी जो राइबोसोम होता है वो टाइनी स्फेरिकल बॉडी यानी बहुत छोटा गोल आकार का एक बॉडी होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर भी फ्रीली फ्लोट करता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी ये अटैच होता है, चिपका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक सेल ऑर्गेनेल है जो दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है। जिस पर राइबोसोम अटैच है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पे अटैच नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अब आते हैं हम लोग लाइसोसोम पे। दे फाउंड इन द एनिमल सेल एंड कंटेन हार्मफुल मटेरियल। यानी ये एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर नहीं। हम आपको बता चुके हैं कि एनिमल और प्लांट सेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ डिफरेंसेस होता है। कुछ ऑर्गन जो होते हैं वो सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, और कुछ ऑर्गन जो होते हैं सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो जो लाइसोसोम है ये सिर्फ एनिमल सेल के ही अंदर आएगा, यानी हमारी बॉडी और जितने भी एनिमल्स हैं उनमें, प्लांट में नहीं पाई जाएगी।
When they release these enzymes, the cell may be destroyed. Therefore, lysosomes are called suicidal bag. जो लाइसोसोम होता है सेल के अंदर और उसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। यानी अगर ये सेल के अंदर ब्रस्ट कर गया, फट गया, तो पूरी सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इसके अंदर बहुत हार्मफुल केमिकल रहता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे रहते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं। अगर ये फट गया तो पूरा सेल मर जाएगा। यानी सिर्फ एक बॉडी में कुछ कुछ सेल होते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं, जिसके अंदर बहुत हार्मफुल मटेरियल होता है, जैसे कैंसर सेल, वो हर वक्त डिवाइड करते रहता है। तो अगर लाइसोसोम उसमें का फट जाए तो वो सेल ब्रस्ट हो जाएगा और हमें उस बीमारी से बचा लेगा। तो लाइसोसोम जो होता है हमें कभी कभी फ़ायदा भी देता है, लेकिन कभी कभी नुकसान भी देता है। उसके बाद आता है हम लोग का माइक्रोट्यूब्यूल। द सेल इज़ वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर। जहाँ पे ये बोल रहा है कि सेल बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, यानी बहुत ही नाजुक स्ट्रक्चर है। इट हैज़ द फ्रेमवर्क ऑफ फाइन ट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स उसे कहते हैं, और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग माइक्रोफिलामेंट कहते हैं, विच मेंटेन द स्ट्रक्चर। यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं ये फ्रेमवर्क है। जैसे सेल में बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर वो एक दूसरे से टकराएंगे और स्मूथली वर्क करें, तो माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो एक ऑर्गन को अगर मूव करना हो तो वो माइक्रोट्यूब्यूल के जरिए मूव करते हैं। और जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये भी धागे की तरह होते हैं, यानी एक रॉड की तरह उसके अंदर होते हैं सेल के अंदर, जो फ्रेमवर्क बताता है स्ट्रक्चर। जैसे हमारे बॉडी में कैसे है, बोन है, जिससे हमारा एक फ्रेमवर्क बना हुआ है। हमारे बॉडी अगर सिर्फ मसल रहता तो इसमें फ्रेम ही नहीं हो पाता हमारा बॉडी। तो हमारे जो बोन्स होते हैं वो हमारे बॉडी को फ्रेम करते हैं। उसी तरह जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल को नहीं बोल रहे हैं हम, माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो हम जो सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं। यानी अगर कहीं सेल चिपक ना जाए, कोलैप्स ना कर जाए, ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, अपने शेप को मेंटेन करने के लिए उसमें माइक्रोफिलामेंट होते हैं। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो रास्ता दिखाते हैं कि कैसे किसी ऑर्गन को मूव करना है वहाँ पे, क्योंकि सेल में फ्लूइड है ना, वो एक पानी की तरह उसमें लिक्विड है, तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन फ्लोट करते रहते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो वो मूव भी करेंगे और वो मूव करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के जरिए। सेल वॉल। इन प्लांट एंड सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल इज सेल वॉल। यानी जितने भी प्लांट होते हैं और कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल पाए जाते हैं और ये सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है। ठीक है, इट इज़ फॉर्म ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल, और ये नॉन लिविंग मटेरियल से बना होता है, यानी ये जीव नहीं होता है। तो जो प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होता है ये सबसे ऊपरी सतह होती है सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं, लेकिन सेल वॉल सबसे ऊपर पाई जाती है। और कुछ बैक्टीरिया में या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही सेल वॉल पाए जाते हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल बिल्कुल नहीं होता है, किसी भी एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। और एनिमल सेल में आपको सबसे ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर उसको आप सेल मेम्ब्रेन कह जाते हैं, सबसे ऊपर वो होता है। लेकिन प्लांट सेल में सबसे ऊपर सेल वॉल होता है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में और कुछ ही एक कोशिका जीव में पाई जाती है। द सेल वॉल इज टफ, स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड लेयर दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द सेल। जो सेल वॉल होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, ताकि वो सेल को मजबूती प्रदान कर सके और सेल को। और दूसरा है आपका सेंट्रल वॉक्यूल्स। सेंट्रल वॉक्यूल्स भी आपका सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है। इन प्लांट सेल इन द सेंटर ऑफ सेल आर लार्ज कैविटी कॉल्ड सेंट्रल वॉक्यूल। जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर बहुत सेंटर में एक लार्ज खाली जगह होता है जिसके अंदर सेंट्रल वॉक्यूल्स पाया जाता है। सेंट्रल वॉक्यूल्स गुब्बारे की तरह होता है, उस समझ लीजिए आप, वो एक बड़ा सा गुब्बारे की तरह होता है जिसके अंदर आपको सेल सैप, बहुत सारे सेल के पदार्थ पाए जाते हैं और कुछ वाटर फ्लूइड यानी पानी सा कुछ लिक्विड इसके अंदर पाया जाता है। क्योंकि और जो सेंट्रल वॉक्यूल होता है वो ज़्यादातर भाग प्लांट में कवर कर लेता है, यानी सेंट्रल वॉक्यूल बहुत बड़ा होता है और प्लांट सेल के बीचों बीच पाया जाता है। इट ऑक्यूपाई 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम इन प्लांट सेल। 90% जो भाग होता है वो सेंट्रल वॉक्यूल ही ऑक्यूपाई कर लेता है। उसके बाद ही कोई ऑर्गेनेल साइड में प्रेजेंट होता है और जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में प्रेजेंट होता है। सेंट्रल वॉक्यूल्स भी एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, ये सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है वॉक्यूल्स। सेंट्रल वॉक्यूल्स और वॉक्यूल्स में क्या डिफरेंस है? वॉक्यूल्स, सेंट्रल वॉक्यूल्स सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं और जो वॉक्यूल्स होते हैं
वो और भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। जैसे मेनी काइंड ऑफ साइकिल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड वॉक्यूल्स, बता चुके एक गुब्बारे की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा रहता है। तो फूड वॉक्यूल्स कंटेन फूड इन प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ आपका एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर एक वॉक्यूल्स गुब्बारे की तरह एक छोटा सा पाउच की तरह बना रहता है, उसके अंदर फूड इकट्ठा करते हैं। जैसे सेंट्रल वॉक्यूल्स में वाटर फ्लूइड भरा रहता है, यानी पानी की तरह कुछ पदार्थ भरा रहता है उसके अंदर। लेकिन प्रोटोजोआ के अंदर उस वॉक्यूल्स के अंदर फूड भरा रहता है, तो उसको हम नाम दे दिए फूड वॉक्यूल्स। और उसी तरह अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल होता है, और वो क्या करता है, उसको एक्सक्रीशन में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल पाए जाते हैं। तो वॉक्यूल्स एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं, छोटे छोटे गुब्बारे की तरह या फिर छोटे छोटे पाउच रहते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स में वो दूसरे तरह काम करते हैं, कुछ एनिमल में दूसरे तरह। जैसे फूड वॉक्यूल होता है आपको प्रोटोजोआ में, और अमीबा में आपका होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल। एंड सीलिया, मेनी सेल हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन फ्रॉम देयर सरफेस कॉल्ड सीलिया और फ्लैजिला। बहुत सारे सेल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, यानी बाल के तरह उभार उनके सरफेस के ऊपर होता है, सेल के अंदर नहीं, उनके सरफेस के ऊपर होता है। तो फ्लैजिला और सीलिया उसे कहते हैं। तो फ्लैजिला और सीलिया में क्या फ़र्क है, दोनों ही सेल के ऊपर पाए जाते हैं, यानी उनके सरफेस है। फ्लैजिला आर लॉन्ग एंड फ्यू इन नंबर व्हाइल सीलिया आर शॉर्ट एंड न्यूमरस। तो जो फ्लैजिला होता है वो लंबा होता है और बहुत कम होता है नंबर में, यानी जो सेल के ऊपर फ्लैजिला है तो यह 1-2 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जो सीलिया होता है, अगर किसी सेल के ऊपर सीलिया है तो वो पहले तो बहुत छोटे होंगे, ब्रश की तरह ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस दिखाएंगे, और बहुत ज़्यादा होंगे, वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी सेल के ऊपर। तो फ्लैजिला समझ गए कि लंबे होते हैं सेल के ऊपर और बहुत कम होता है, और सीलिया छोटा होता है और बहुत ज़्यादा होता है। द फ्लैजिला हेल्प इन मूवमेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो फ्लैजिला होता है वो हेल्प करता है मूव करने में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, यानी जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, उसके ऊपर अगर बॉडी के ऊपर फ्लैजिला है तो वो उसको मूव करने में मदद करेगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने का मदद करेगा। और the cilia in the cell that is in the respiratory tract help in removing foreign particle and clearing the particle। और जो सीलिया होते हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर पाए जाते हैं। जैसे अगर हम कोई सांस लें तो जो सांस लेने वाले हमारी बॉडी में ट्रैक्ट है, नली है, उसके अंदर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई डस्ट घुस गया तो उसको क्लियर करने का सीलिया काम करता है। सीलिया ब्रश की तरह होता है, यानी छोटे छोटे महीन महीन ब्रश की तरह होते हैं, और वो किसी चीज़ को अगर हमारी बॉडी के अंदर सीलिया है तो वो उसको हटाने में मदद करते हैं। सीलिया लोकोमोटरी में हेल्प नहीं करते, यानी चलने फिरने में सीलिया हेल्प नहीं करते, मेनली फ्लैजिला ही मूवमेंट करने में हेल्प करता है, जिसको बैक्टीरिया या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। लेकिन जो सीलिया हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो साफ करने का काम करते हैं, यानी कोई जैसे हम कोई चीज़ को कैसे साफ करते हैं, ब्रश से, तो वो ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस सीलिया का होता है। और जो फ्लैजिला और सीलिया होते हैं वो प्लांट सेल के अंदर नहीं पाए जाते, ये एनिमल सेल ही में पाए जाते हैं। अगर किसी आपको सेल में सीलिया दिखता है तो आप ये समझ जाएंगे कि वो प्लांट सेल नहीं है, वो एनिमल ही सेल है, क्योंकि किसी प्लांट सेल में सीलिया और फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल भी सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, ये प्लांट सेल के अंदर नहीं पाए जाते हैं। दिस ऑर्गेन हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अगर कोई एनिमल सेल है और उसको डिवाइड करना है तो सेंट्रियोल उसको हेल्प करता है क्रोमोसोम को डिवाइड करने में, यानी उसको पोल पे पहुंचाने में। जैसे आप ये समझ सकते हैं क्रोमोसोम क्या होता है, ये आपको पहले बता चुके हैं हम कि न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। तो अगर जैसे ही कोई सेल को डिवाइड करना हो, जैसे हमारी बॉडी में कोई सेल कहीं पे कट गया या फिर कहीं पे चोट लग गई, हट हो गया, कोई सेल डैमेज हो गया, तो अब उसको रिपेयर करने के लिए वहाँ पे नए सेल बनेंगे। तो अगर पुराने सेल को डिवाइड करने होंगे तो जब डिवाइड होगा तो उसमें क्रोमोसोम को मूव करने के लिए ये सेंट्रियोल हेल्प करता है सेल डिवीजन के दौरान। सेल डिवीजन प्लांट में भी होता है लेकिन उसमें सेंट्रियोल हेल्प नहीं करता। मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल पोजेस साइक्लिक ऑर्गेनेले। द प्लांट मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Chloroplasts contain green pigment chlorophyll which is required for photosynthesis। यानी जो क्लोरोप्लास्ट होता है सेल के अंदर, ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है
वो एक पिगमेंट कंटेन करता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो जो हम लोग सब जानते हैं ये बात कि जो प्लांट होता है वो अपना फूड खुद से बनाता है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। तो जो प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना फूड खुद बनाता है, तो उसके लिए उसको एक पिगमेंट चाहिए क्लोरोफिल, जो होता है क्लोरोप्लास्ट के पास, और उसी से अपना वो फूड बना। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट कोई एनिमल में नहीं होता है। तो ये सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। कुछ सिर्फ प्लांट के अंदर पाए जाते हैं और कुछ सिर्फ एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो हम सारे सेल के अंदर जितने भी उसके ऑर्गेनेले होते हैं वो हम सब पढ़ चुके हैं, और हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कौन ऑर्गेनेले क्या काम होता है। जैसे लेक्चर में हम सारे ऑर्गेनेले डिस्कस कर लें, और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या बेसिक डिफरेंस है। अगला लेक्चर आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल का होगा। थैंक यू।